गाइस, आज हम आप सभी लोगों के लिए फिजिक्स की क्लास 12th फिजिक्स की एक मैराथन क्लास लेकर आया हूं, जहां पर आप सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। आज की इस क्लास से आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 10 से 15 नंबर तक के क्वेश्चन आएंगे। आप सभी लोगों को सभी क्वेश्चन को बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ में एकाग्रचित होकर पूरे लेक्चर को देखना है और सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करनी है। आप सभी लोग करना क्या, अपने कॉपी के बीच से अद्धे पर से यहाँ से जैसे होता ना, ये अद्धा जहाँ पर पंच होता है, ये देखिए जहाँ पर पंच है आपका बीच से, यहाँ से ये यहाँ पर पंच है, यहाँ से आपको क्या करना है, 2 से 3 पेज निकाल लेनी है, मतलब 2-3 ताव निकाल लेनी है पेज की, और निकाल कर जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा सभी क्वेश्चंस को लिखते हुए चलना है। क्योंकि क्लास होने के बाद आपको 2 से 3 दिनों बाद इन सभी क्वेश्चंस को एक बार अपने से देखना है, मतलब रिवाइज करना है। अगर रिवाइज कर लोगे 2 से 3 दिनों के बाद, एक बार क्लास में पढ़ोगे फिर 2 दिनों के बाद अपने से रिवाइज कर लोगे, तो सभी क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा के लिए याद हो जाएंगे और एग्जाम में आएंगे तो आप सीधे के सीधे क्वेश्चन का आंसर लिख लोगे। एक बार सभी लोग उसी कॉपी पर ऊपर जय माँ सरस्वती लिखें। देखिए, मैं माँ सरस्वती का यहाँ पर मूर्ति भी रख के सामने रखता हूँ और जय माँ सरस्वती लिखिए। माँ सरस्वती का एक बार अभिनंदन कीजिए, एक बार प्रार्थना कीजिए कि इस कॉपी पर, उस पेज पर लिखे हुए सभी क्वेश्चंस आपके दिमाग में लिख जाएं, ताकि अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो आपसे गलती ना हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि पढ़ा हुआ भी भूल जाता है, लेकिन अगर माँ सरस्वती आपके साथ रहेंगे, आप पढ़ें या न पढ़ें, मतलब एक बार भी आप देख लोगे तो हमेशा के लिए आपके दिमाग में याद हो जाएंगे। क्योंकि विद्यादायिनी और ज्ञानदायिनी यही माँ सरस्वती हैं। तो एक बार सभी लोग 1 सेकेंड के लिए, 2 सेकेंड के लिए माँ सरस्वती का वंदना करें, दिमाग में माँ सरस्वती को आत्मसात करें, एक बार प्रार्थना करें, उसके बाद इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग ऊपर जय माँ सरस्वती लिखें, ठीक है। तो गाइस देखिए, इस क्लास को हम बहुत ही स्लो तरीके से लेने वाला हूँ, मतलब बहुत ही आराम से लूँगा। आराम से मतलब ये क्या है, क्लास लंबी होगी मुझे मालूम है, क्लास में जो क्वेश्चन कराऊंगा मैं बहुत धीरे धीरे कराऊंगा। आपको क्या करना है, ये लक्ष्य रखना है, क्लास में जो मैं कराऊंगा इसी क्लास में याद हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको दोबारा नहीं देखना है, क्वेश्चन को याद करते हुए चलना है इसी क्लास में। जहाँ तक मुझे याद है कि आप सभी लोगों को, चूँकि मैं फिजिक्स के आगे से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये क्लास पूरी किताब से है, तो मैं इस लेक्चर में मैं फिजिक्स के फर्स्ट फिजिक्स का क्वेश्चन शुरू करूंगा। और उन सभी क्वेश्चंस को मैं कई बार टेस्ट वगैरह में भी दे चुका हूं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही तो दिया जा कराऊंगा मैं यहाँ पे, तो दे चुका हूं। तो आपको, मुझे मालूम है कि आप सभी को ये सभी क्वेश्चन आते होंगे, फिर भी आपको क्लास देखना है, कंसंट्रेशन के साथ में देखना है। माँ सरस्वती से संकल्प लेके लास्ट तक क्लास को देखना है। 100% ज्ञानदायिनी, विद्यादायिनी माँ सरस्वती आपके लक्ष्य आपको जरूर प्राप्त कराएंगी और आपकी मेहनत को वे जरूर आपके फल के रूप में चेंज करेंगी। अगर आप इतना मेहनत करते हो, 2-2 घंटे 3-3 घंटे, क्योंकि ये क्लास 1.5 से 2 घंटे का मैं रखने का प्लान रखा हूँ। मैं एक लक्ष्य बनाया हूँ, जितना क्वेश्चन का उतना क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। अगर आप उतना मेहनत करते हो तो निश्चित रूप से माँ सरस्वती आपकी मेहनत की फल देंगी आपको और आपके परसेंटेज अच्छे आएंगे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का यह लेक्चर। देखिए गाइस, मैं लास्ट क्लास में, इससे पहले भी मैं मैराथन क्लास लिया था, तो उसमें शायद विभव प्रवणता का क्वेश्चन कराने के लिए करा दिया था या छोड़ दिया था। चलो मैं विभव प्रवणता से ही स्टार्ट करता हूँ। हेडिंग कर लीजिए आप सभी लोग, क्वेश्चन को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, आज का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका कि विभव प्रवणता का परिभाषा दीजिए। विभव प्रवणता का परिभाषा दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है गाइस। एक बार सभी लोग अपने से इसे करने की प्रयास करें। ऊपर दिखाई तो दे रहा होगा ना, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। विभव प्रवणता का परिभाषा दीजिए, एक बार अपने से प्रयास करें। मैं आपको अपने से सोचने का समय दूंगा। अगर आप अपने से सोच रहे हो, एक बार सोच रहे हो दिमाग में, तो आपको बहुत ही हेल्प होगी, क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि इसमें क्या भूल रहा है, ठीक है। इसलिए एक बार अपने से सोचें विभव प्रवणता किसे कहते हैं, उसके बाद मैं इसका जवाब दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो अगर लिखना चाहते हो तो। और मैं इसी तरह से इसमें आज की इस क्लास में आपको जो न्यूमेरिकल भी हैं उसको मैं कराऊंगा, और जो हर प्रकार के प्रश्न कराऊंगा, बहुविकल्पी प्रश्न भी कराऊंगा, और डेरिवेशन भी, मैं जो डेरिवेशन, छोटे डेरिवेशन उसको करा दूंगा, बड़े डेरिवेशन छोड़ दूंगा, उसको मैं एक साथ कराऊंगा, ठीक है। विभव प्रवणता किसे कहते हैं, देखिए आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि विभव क्या होता है। सभी को बताया था मैंने, विभव V इज इक्वल टू क्या होता है,
W/Q, ये परिभाषा आपको बताया था, विभव V = W/Q। तो देखिए विभव प्रवणता क्या होता है, विभव का दूरी के साथ में परिवर्तन, विभव का दूरी के साथ में परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है। विभव का दूरी के साथ में परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है। ठीक है, विभव का दूरी के साथ में परिवर्तन क्या कहलाता है, विभव प्रवणता कहलाता है। विभव प्रवणता को आप इस तरह से लिख सकते हैं, विभव प्रवणता इज इक्वल टू विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। ठीक है, आप मेरे साथ लिखते चलना आप सभी लोग। ठीक है, देखिए विभव में परिवर्तन जो होता है, किसी चीज़ में अगर परिवर्तन होता है, आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए, आपको हमेशा उसे डेल्टा से प्रदर्शित किया जाता है। इसे लिख सकते हैं ΔV/ΔX। ठीक है, यक्स मतलब दूरी में परिवर्तन। तो ये विभव प्रवणता के लिए फार्मूला हुआ, आपको ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिख कर आनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। क्या पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, देखिए विभव प्रवणता का एक बार बोर्ड एग्जाम में क्या किया गया था, विभव प्रवणता का आपका मात्रक भी पूछ लिया गया था। तो विभव प्रवणता का मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक क्या होगा, जरा मुझे आप सभी लोग बताइए, विभव प्रवणता का मात्रक क्या होगा, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए विभव प्रवणता का मात्रक होगा, देखिए आपका विभव प्रवणता क्या है, ΔV/ΔX है। मतलब ये आपका वोल्ट हो गया, मतलब विभव का मात्रक वोल्ट हो गया, और ये ΔX किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। तो ये विभव प्रवणता का मात्रक क्या हो गया, वोल्ट प्रति दूरी। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। ये किसका मात्रक हो गया, विभव प्रवणता का मात्रक हो गया। ठीक है, ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन हो गया ना। अब आप लोग क्वेश्चन क्या है कि आप सभी लोगों के लिए कि इसे नोट करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए आप लोग कहोगे सर छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहे हो, देखो मेरा लक्ष्य है कि एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करना। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है तो वो क्वेश्चन छोटा हो गया, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है क्वेश्चन बड़ा हो गया, बस इतना अंतर है। तो क्या है, वैद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, वैद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए। क्या होता है वैद्युत विभवांतर, देखिए किसी भी वैद्युत क्षेत्र में, कहाँ पर, वैद्युत क्षेत्र में, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और वैद्युत आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं।
बात समझ में आई आप लोगों को? किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। जैसे देखिए, ये है आपका लाइन, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ये धन परीक्षण आवेश क्यू है यहाँ पर। इसको हमने अपने सर पर यहाँ पर बैठा है, यहाँ ऊपर सर पे मैंने बैठाया और पॉइंट ए से लेकर गया पॉइंट बी तक। ठीक है, चूंकि सर पे लेकर जाऊँगा तो कुछ तो काम होगा ही, कुछ तो मुझे दिक्कत होगी, कुछ परेशानी आएगी। सर पर रखोगे तो कुछ कार्य होगा ना। मान लेते हैं ये डब्लू कार्य होता है। क्या होता है? डब्लू कार्य होता है। ठीक है, ये डब्लू कार्य, ठीक है, और इस आवेश के अनुपात को कहेंगे वैद्युत विभवांतर। देखिए, डब्लू कार्य और इस आवेश के अनुपात को क्या कहेंगे? वैद्युत विभवांतर कहेंगे। किसका वैद्युत विभवांतर कहेंगे? वी ए से लेकर वी बी तक, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में किए गए कार्य और आवेश के अनुपात को कहेंगे वैद्युत विभवांतर। सर जरा मुझे ये बताओ, वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर में अंतर क्या है? दोनों का फार्मूला वही W/Q तो है। कुछ लोग सोचेंगे, देखिए, जो आपका वैद्युत विभव होता है उसको में चार्ज को अनंत से लेकर आया जाता है। इसमें एक बिंदु ए से बी तक ले जाएंगे या बी से ए तक ले जाएंगे, मतलब इसमें अनंत से नहीं लेकर जाया जाता है, एक निश्चित बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाया जाता है। बाकी सब चीज़ें वही है W/Q। उसमें अनंत से लेकर आने में जो कार्य किया जा रहा था उस कार्य और आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहा जा रहा था। लेकिन यहाँ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य और उस आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहा गया। ठीक है, तो एक बार सभी लोग डिफिनेशन को लिखिएगा। देखिए, आप इससे पहले पढ़े हो या फिर नहीं पढ़े हो, डिफिनेशन जरूर लिखिएगा। लिखोगे तो प्रैक्टिस होगी। ठीक है, और राइटिंग के साथ में लिखिएगा। मैं टाइम उतना दे रहा हूँ आप सभी को, लिखने के लिए ही टाइम दे रहा हूँ, नहीं तो इसको मैं बहुत तेज़ी से लेकर चला सकता। आप लोग भी पानी उनी लेकर बैठिएगा। ठीक है, मुझे बोलना होता है इसलिए पानी की बहुत ज़रूरत होती है। अगर मैं खड़े होकर आपको पढ़ा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर भी आप लोग नहीं बैठ कर पढ़ सकते हो तो क्या कर सकते हो? पेपर तो आपका है। ठीक है, अब आइए मैं विद्युत विभव से संबंधित एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं? न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। कहाँ पर पूछा गया था? आप सभी के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, वैद्युत विभवांतर से संबंधित। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए। मैं यहाँ पर कंसेप्ट बताया हूँ तब आपको मैं बता सकता हूँ ये क्वेश्चन। कंसेप्ट के साथ में मैं इस क्लास का यही मतलब खासियत है कि यहाँ पर आपको कंसेप्ट के साथ में मिल रही है, तो आपको ज़्यादा रटना नहीं होगा। ठीक है, देखिए, क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है कि इसको देखकर आप लोग पक्का अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया तो आप लोग छोड़ दोगे। और मैं जब टॉप 100 क्वेश्चन दे रहा था या डीपीपी में भी ये क्वेश्चन मैं दिया था, मैं अपनी तरफ से तो हमेशा ईमानदारी करता हूँ, क्वेश्चन को देता हूँ, आप लोग नहीं पढ़ते हो तो आपकी समस्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 3 माइक्रो कूलाम का एक बिंदु आवेश, 3 माइक्रो कूलाम का एक बिंदु आवेश, 3 माइक्रो कूलाम का एक बिंदु आवेश। क्या है? 3 माइक्रो कूलाम का एक बिंदु आवेश एक्स वाई निर्देश तंत्र में मूल बिंदु पर स्थित है। एक्स वाई निर्देश, अभी इसका फिगर बनाएंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। निर्देश तंत्र में मूल बिंदु पर स्थित है। मूल बिंदु पर स्थित है। एक निर्देश तंत्र में मूल बिंदु पर स्थित है। बिंदु ए तथा बिंदु बी जिसका निर्देशांक ज्यामिति दिया है। क्या? बिंदु ए 5a, 0। ठीक है, बिंदु ए क्या है? 5a, 0 है तथा बिंदु
बी क्या है आपका बिंदु बी -3a, 4a, -3a, 4a, एक क्लास का क्वेश्चन है यह, ठीक है। 4a के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए, के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। बोलिए, कर लोगे आप सभी लोग? सर ये क्या पॉइंट लगा रखे हो? कुछ बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे वो कर रहे होंगे, और मुझे मालूम है मैथ वाले तो इसे कर बैठे होंगे। निर्देशांक ज्यामिति तो आप जो होता है ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट, उसके साथ तो मैथ वाले तो खेल खेलते हैं, मतलब सुबह शाम बैठकर गोटी खेलते हैं यही है ना। मतलब निर्देशांक ज्यामिति उन लोगों के लिए बहुत ईजी है। बायोलॉजी वालों के लिए तो पता ना वो कक्षा 10 में पढ़े होंगे या नहीं होंगे। कुछ लोग तो कहते हैं सर मेरे सिलेबस में तो था लेकिन मैंने पढ़ा नहीं निर्देशांक ज्यामिति। अगर पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आ गया होगा। एक बार करिए आप सभी लोग, तो मैं बताऊंगा। एक बार आपको ट्राई करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन क्या है? 3 माइक्रोकूलाम का एक बिंदु आवेश एक्स वाई निर्देश तंत्र में मूल बिंदु पर स्थित है। बिंदु ए दिया है और बिंदु बी दिया है यहाँ पर, ठीक है। इनके मध्य आपको विभवांतर ज्ञात करना है। चलिए हम करते हैं। आप सभी लोग देखिए क्या इसमें आपको मालूम है एक्स वाई निर्देश तंत्र इस तरह से होता है। इसका मूल बिंदु क्या है आपका? यहाँ पर ये मूल बिंदु कहा जाता है जहाँ पर जिसका निर्देश मतलब जिसका कोऑर्डिनेशन 0,0 होता है। इस मूल बिंदु पर 3 माइक्रोकूलाम का एक आवेश स्थित है, ठीक है। ये क्या है? क्यू है। 3 माइक्रोकूलाम का एक आवेश है इस मूल बिंदु पर, ठीक है। इस मूल बिंदु पर 3 माइक्रोकूलाम का एक आवेश स्थित है, ठीक है। 2 बिंदु है। कौन कौन 2 बिंदु है सर? 2 बिंदु है आपका। बिंदु ए है आपका यहाँ पर 5a, 0, ये बिंदु ए हो गया। क्योंकि ये देखिए ये एक्स एक्सिस होता है। अगर आप पहले पढ़े होंगे तो आपको समझ में आया होगा। एक्स एक्सिस पर एक्स जो है पॉइंट में होता है, वाई = 0 होता है। बिंदु बी क्या है? -3a, 4a। देखिए आपको मालूम होगा, अगर आप पढ़े होंगे तो ये प्लस होता है, इसमें माइनस होता है, ठीक है। इस तरह से होता है। इसमें क्या होता है? सब मतलब यहाँ पर आपका एक्स वाला प्लस होता है। अगर यहाँ पर लिया जाए तो बिंदु बी कहाँ पर आएगा? बिंदु बी यहाँ पर आएगा। क्या आएगा? -3a, 4, ठीक है। मतलब ये x से -3 है, मतलब यहाँ पर माइनस हो गया। x वाला इधर प्लस है और इधर माइनस है, y वाला इधर प्लस है, इधर नीचे माइनस है, ठीक है। ये आपका सिस्टम है। ये 2 बिंदु हो गया। आपको विभवांतर ज्ञात करना है इन दोनों बिंदुओं पर, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं पर आपको क्या ज्ञात करना है? विभवांतर ज्ञात करना है। अच्छा जरा मुझे आप सभी लोग बताइए, विभवांतर का ये विभव का ये वाला फार्मूला आप सभी लोग पढ़े होंगे। विभव v = 1/4πε0 Q/r। ये तो पढ़े होंगे ना आप सभी लोग? नहीं पढ़े तो लिख लीजिए। विभव के 2-3 फार्मूला जो कि आपको हमेशा तैयार करना चाहिए। ये देखिए विभव v = 1/4πε0 Q/r। विभव v = W/Q, ठीक है। और एक और फार्मूला आपका कि विभव v = एक और फार्मूला है आपका जो कि आप सभी को तैयार कर लेना चाहिए। वैद्युत क्षेत्र से संबंध जो होता है, वैद्युत विभव v और वैद्युत क्षेत्र में संबंध, ठीक। क्या होता है? विभव v = समाकलन E.dr। इसी को कभी कभी इस तरह से भी लिखा जाता है v = ER, ठीक है। ये 4-5 फार्मूला है जहाँ से आपके विभव से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होता है बनता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आपको करना है तो ये 4-5 फार्मूला आपको हमेशा टिप पे होना चाहिए। लिख लीजिए आप सभी लोग, नीचे काम देगा, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करना है, ये पॉइंट ए है, ठीक है, और ये पॉइंट बी है। आपको विभवांतर ज्ञात करने के लिए क्या करना है? पॉइंट ए पर विभव ज्ञात करना है और पॉइंट बी पर विभव ज्ञात करना है। दोनों को माइनस कर देना है, आपका विभवांतर आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट ए पर विभव कैसे ज्ञात करोगे? फिगर को देखो जरा। पॉइंट ए पर विभव कैसे ज्ञात करोगे आप सभी लोग? जरा सोचो, मुझे बताओ सोचकर आप सभी लोग एक बार। देखिए पॉइंट ए पर विभव जो है आप लोग कैसे ज्ञात करोगे? देखो ये जो आवेश है Q, ये यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से A के बीच की दूरी क्या है? 5a है। यही दूरी है ना 5a, ठीक है।
आपको करना क्या है, इसमें से देखना है कौन सा फार्मूला लगेगा विभव ज्ञात करने के लिए। देखिए आपको आवेश दिया है और दूरी दिया है, तो यही फार्मूला लगेगा। तो पॉइंट ए पर वी ए, मतलब बिंदु ए पर विभव क्या हो जाएगा, वी ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/5A। ये आपका बिंदु ए पर विभव हो जाएगा। यहाँ पर विभव हो जाएगा, बिंदु ए पर विभव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये बिंदु ए पर विभव हो जाएगा। अब बिंदु बी पर विभव कैसे ज्ञात करोगे सर, जरा मुझे बताओ। बिंदु बी तो यहाँ पर है, ये दूरी कैसे ज्ञात करोगे, ये वाला दूरी कैसे ज्ञात करोगे, ये वाला दूरी, ये वाला दूरी कैसे ज्ञात करोगे। देखो कैसे ज्ञात करेंगे हम, देखो ये आपका इस तरह से त्रिभुज बना लेंगे। आपको मालूम है ये वाली दूरी आपके पास है 4a है, और ये वाली दूरी आपके पास -3a है, ये है ना, ये वाली दूरी आपका -3। देखिए कोई भी पॉइंट है, अगर आप यहाँ पर -3,4 लिख रहे हो तो इसका मतलब क्या होता है, x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 4 का मतलब ये देखिए, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, यहाँ पर 0 होता है। ठीक है, 0 के इस साइड आपका प्लस होता है, 0 के इस साइड माइनस होता है। x इज इक्वल टू -3 का मतलब है आपको 1 2 3, यहाँ पर -3 खाना इधर आना है। s इज इक्वल टू +4 का मतलब यह है, देखिए 0 के नीचे आपका माइनस होता है, 0 का ऊपर आपका प्लस होता है, किसमें, y में, क्योंकि +4 है तो ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4, ये +4 हो जाएगा। ये आपका एक तरह से कोऑर्डिनेशन मतलब आपका बन जाएगा। तो आपको क्या ज्ञात करना है, ये दूरी ज्ञात करनी है, पॉइंट है, यही दूरी ज्ञात करोगे तभी तो निकलेगा इसका विभव। तो इसे ज्ञात करने के लिए ऐसे ज्ञात करेंगे, मतलब ये आपका ये दूरी इस दूरी के बराबर हो जाएगा, और ये वाला आपको 4 पता ही है, तो यही यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये आपका पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा, और इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, जरा सोचो आप सभी लोग, इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी। इनके बीच की दूरी, ये वाला दूरी जो है यहाँ से यहाँ वाला, ये दूरी जो है ये वाला, ये दूरी हो जाएगा √-3a का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 5 है, देखिए सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, 9a² प्लस 16a², ये हो जाएगा। इसे सॉल्व करोगे तो 25a² हो जाएगा। इसे सॉल्व करोगे आपका कितना हो जाएगा, 5a आएगा। ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है। तो आपको अगर विभवांतर b पर निकालना हो, v ज्ञात करना हो, तो इसी फार्मूले से निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये आवेश आपका यहाँ पर 3q है ना, आवेश आपका 3q, और इनके बीच की दूरी क्या है, 5a, 5a। इनकी बीच की दूरी क्या है आपका 5a, ये बीच की दूरी है। ये आपका विभवांतर b हो गया, ये विभवांतर a हो गया, ये विभवांतर b हो गया। अब आप सॉरी, ये विभव a हो गया, ये आपका विभवांतर विभव b हो गया। आपको मालूम है विभवांतर इज इक्वल टू क्या होता है, va माइनस vb, दोनों घटा दीजिए, va माइनस vb करिए। ठीक है, ये आपके विभवांतर के बराबर होगा। ठीक है, va क्या है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q/5a, भी हो जाएगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q/5a, ये आपका भी हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस माइनस हैं तो कट जाएंगे, तो यहाँ पर विभवांतर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर विभवांतर क्या हो जाएगा, 0। इतना मेहनत किया और आंसर क्या आया, 0। और ये क्वेश्चन आपके 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन टॉप क्लास के होंगे, टाइम लगेगा, बहुत स्लो मैं पढ़ाऊंगा। मेरा उद्देश्य है कि पूरी की पूरी क्वेश्चन आपको इसी क्लास में तैयार हो जाए। तो हमने क्या समझा कि विभवांतर किसे कहते हैं। विभवांतर किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में किए गए कार्य और उस आवेश के अनुपात को विभवांतर कहते हैं। इसे ज्ञात कैसे करेंगे, va माइनस bb करेंगे, मतलब किसी पॉइंट पर विभवांतर निकालेंगे माइनस दूसरे पॉइंट पर विभव निकालेंगे, दोनों को घटा देंगे तो विभवांतर निकलेगा। विभव निकालने के लिए मैं 2-3 फार्मूला सीखे हम लोग, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r, v इज इक्वल टू w/q, और v इज इक्वल टू E.dr या v इज इक्वल टू ER।
V इज इक्वल टू ER। ये फार्मूला सीखा हमने और ये क्वेश्चन लगाया हमने। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आप सभी के लिए और इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से कर बैठे हो। नोट करिए आप सभी लोग इसको। और मैं आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ जो कि इसी क्वेश्चन से आपको आया है। कंसेप्ट क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को लिखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या? क्वेश्चन नंबर 4 कि समविभव पृष्ठ को समझाइए। पृष्ठ को समविभव पृष्ठ को समझाइए। ठीक है, देखिए समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं एक बार सभी लोग अपने दिमाग में सोचे तो मैं बता रहा हूँ आप सभी को। देखो मुझे मालूम है एग्जाम टाइम है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना आपको। क्वेश्चन को मैं याद कराते हुए चलूँगा। देखिए समविभव पृष्ठ किसे कहा जाता है? आइए इस साइड आइए, आगे आइए आप सभी लोग, आगे आइए मतलब ध्यान दीजिए इस साइड। ठीक है, देखिए क्या होता है समविभव पृष्ठ। कोई मान लेते हैं ये पृष्ठ है आपका, यहाँ पर पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है। तो समविभव पृष्ठ ये कहा जाएगा जब पॉइंट ए पर विभव, पॉइंट बी पर विभव, पॉइंट सी पर विभव समान हो तो इसे कहते हैं समविभव पृष्ठ। जैसे यहाँ पर मैंने देखा था पॉइंट ए पर विभव और पॉइंट बी पर विभव दोनों जगह पर विभव समान थे, तो ये क्या दोनों बिंदु क्या कहे जाएंगे? समविभव पृष्ठ कहे जाएंगे। तो एक ऐसा पृष्ठ, इसका डिफिनेशन लिखेंगे, ऐसा पृष्ठ जहां पर स्थित सभी बिंदु पर विभवांतर समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। बोलो जी, समझ में आया आप लोगों को? मेरे साथ बोलो एक बार। देखो आप लोग क्लास छोड़ो, रूम में बैठे हो ना, जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ मेरे साथ बोलो एक बार। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ है जहाँ पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभवांतर समान हो, सॉरी विभव समान हो। क्या हो? विभव समान हो, सभी बिंदुओं पर विभव समान हो। आप लोग बता भी नहीं रहे हो, विभव समान हो। क्या हो? विभव समान हो। एक ऐसा पृष्ठ जहां पर स्थित सभी बिंदुओं का विभव समान हो उसे कहा जाता है समविभव पृष्ठ। क्या कहा जाता है? समविभव पृष्ठ। देखिए समविभव पृष्ठ के लिए नोट करिए, नोट है हेडिंग डालकर नोट लिखिए। क्या नोट लिखना है कि समविभव पृष्ठ के लिए विभवांतर शून्य होता है। समविभव पृष्ठ के लिए विभवांतर क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। समविभव पृष्ठ के लिए कार्य भी शून्य होता है। पृष्ठ के लिए क्या होता है? शून्य होता है। सर कैसे शून्य होता है? मैंने आपको बताया था विभवांतर v इज इक्वल टू वी ए से, मान लीजिए 2 पॉइंट है आपका, वी ए से लेकर वी बी तक का विभवांतर इज इक्वल टू होता है W/Q। आपको मालूम है कि समविभव पृष्ठ के लिए समविभव
पृष्ठ के लिए VA माइनस BB मतलब विभवांतर इज इक्वल टू 0। आपको मालूम है कि समविभव पृष्ठ के लिए विभवांतर क्या होता है, 0 होता है। तो 0 इज इक्वल टू W/Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये Q का यहाँ पर गुणा होगा तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये समविभव पृष्ठ के लिए विभवांतर शून्य होता है, समविभव पृष्ठ में कार्य शून्य होता है, मतलब कार्य कुछ नहीं करना होता है। ये दोनों पॉइंट आप कहीं पर एक साथ लिखा हुआ नहीं पाएंगे और मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ। ये दोनों पॉइंट समविभव पृष्ठ के लिए कार्य शून्य होता है, समविभव पृष्ठ के लिए विभवांतर शून्य होता है। इससे बोर्ड एग्जाम में तो नहीं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत से न्यूमेरिकल्स बने हैं। अगर आप इतना पढ़े हो तो एक लाइन एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो कुछ नुकसान नहीं होगा। तो ये दोनों पॉइंट कैसे थे, समविभव पृष्ठ थे, समविभव बिंदु थे, इसीलिए तो दोनों बीच का विभवांतर 0 आया। सभी लोग नोट करें इसे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिटा दे इसे ना। मस्ती से पढ़ाई करो, एकदम एकदम पढ़ाई करो फ्री होकर, ठीक है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ एकदम ऑथेंटिक चीज़ें बता रहा हूँ, एग्जाम में सीधे यहाँ से देखने को मिलेंगे। आपकी एग्जाम में, आपके कॉलेज में प्री बोर्ड एग्जाम हुआ होगा ना, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आए होंगे। मैंने तो नहीं सेट किया था आपका प्री बोर्ड का एग्जाम पेपर ना, लेकिन आए होंगे। क्यों? क्योंकि मैं अच्छी चीज़ें को पढ़ा रहा हूँ ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, जरा सभी लोग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो लोग पढ़े हैं उसका फार्मूला नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो ये लिख लिया आप लोग। कमेंट करें, मुझे फार्मूला से ही मतलब है, क्योंकि ये परिभाषा आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं, न्यूमेरिकल पढ़ाने के लिए मुझे पहले वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बताना पड़ रहा है। देखिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, वैसे डिफिनीशन कहीं पे पूछता नहीं है, ठीक है। डिफिनीशन इसका कहीं पे पूछता नहीं है। क्या इसे किसे कहते हैं, किसी निकाय में उपस्थित आवेश की स्थितिज ऊर्जा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। किसी निकाय में उपस्थित आवेश पे जो स्थितिज ऊर्जा होती है वही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। कोई निकाय है जहाँ पर आपके दो, मान लेते हैं यहाँ पर दो आवेश Q1 और Q2 रखे गए हैं, इनके बीच की दूरी R है। मान लेते हैं यहाँ पर दो आवेश Q1 और Q2 रखे गए हैं,
इनके बीच की दूरी क्या है? क्या है इनके बीच की दूरी? आर है। क्या है? आर है। दो लोग हो, आप हो और आपकी, छोड़ो जाने दो, कुछ गलत समझ लोगे आप लोग, ठीक है। दो आवेश है Q1 Q2, इनके बीच की दूरी r है। तो इसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा जिसे हम लोग U से प्रदर्शित करते हैं, U इज इक्वल टू होता है 1/4πε0, ठीक है। Q1 Q2/r। आप लोगों के, ठीक है, आप लोग बहुत आगे तक सोचते हो, मैं देखता हूँ टेलीग्राम पर, ठीक है। कुछ लोगों को क्या है, आपकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा किसे कहते हैं? दो आवेश Q और Q जिनके बीच की दूरी r है रखे गए हैं, ठीक है। तो इनकी जो वैद्युत स्थिति ऊर्जा होती है 1/4πε0 Q1 Q2/r, ठीक है। नोट करिए। तो मैं इस पर आधारित कई न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। जरा इसका विमा और मात्रक बताइए। तो विमा और मात्रक बताइए वैद्युत स्थिति ऊर्जा का। देखिए इसका विमा क्या होगा और मात्रक क्या हो जाएगा, जरा बताइए आप सभी लोग। देखिए मात्रक जो इसका होता है वह होता है जूल। विमा तब क्या होगा अगर इसका मात्रक जूल है? वही होगा ml-2T-2, यही विमा होगा। नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। एक चीज सुनिए, यह जो वैद्युत स्थिति ऊर्जा होती है यह कैसी राशि होती है? एक अदिश राशि होती है। क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। वैद्युत स्थिति ऊर्जा एक अदिश राशि होती है। ये तीनों पॉइंट आप लोग नोट करिए, नोट डाउन कीजिए। क्या करिए? नोट डाउन कीजिए। एक क्वेश्चन था जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के द्वारा पूछा गया था, आइए उस क्वेश्चन को कर बैठते हैं। ये समविभव पृष्ठ तो समझ में आ गया आप लोगों को? ऐसा पृष्ठ जहाँ पर उपस्थित सभी बिंदुओं पर क्या हो, विभवांतर समान हो, उसे कहते हैं समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ के लिए आपका विभव समान हो। क्यों मेरे मुंह से भी हमेशा विभवांतर विभवांतर निकल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए समविभव पृष्ठ के लिए आपका जो विभवांतर होता है वह 0 होता है और किया गया कार्य भी क्या होगा? 10 होगा, 20 होगा, क्या होगा? 0 होगा। ये दो पॉइंट मैंने आपको बताया था, उसी को हम रब कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप पर लाए तो निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 6। एक आवेश नहीं, इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के समीप लाया जाए तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? ऑप्शन है आपके पास। सबसे पहला एक घटेगी, और घटेगी तो क्यों घटेगी यह आपको भी बताना है। बढ़ेगी, तीसरा ऑप्शन है आपका अपरिवर्तित रहेगी, और लास्ट ऑप्शन है कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, कुछ कह नहीं सकते, घटेगी या बढ़ेगी, कुछ कह नहीं सकते। आप लोगों का सही ऑप्शन कौन सा होगा? कुछ नहीं कह सकते सर, कुछ नहीं कह सकते। आप लोग यही लिखोगे ना सर, हम कुछ नहीं कह सकते।
कितने लोग का इसका सही आंसर आ रहा है? बस सभी लोग इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो मैं इसका सही जवाब बताऊंगा और क्यों हो रहा है ये मैं बताऊंगा। चलो देखते हैं। देखिए क्या है, आपका पूछा है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के और समीप लाया जाए। मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन ई यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन ई यहाँ पर है, ठीक है। इस तरह से दो इलेक्ट्रॉन हैं, इनके बीच की दूरी पहले आपका 2 मीटर थी, 5 मीटर थी, ठीक है। क्या थी? पहले 5 मीटर थी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को उठाकर और समीप कर दिया। अब इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 2 मीटर हो जाती है। तो जरा आप बताइए इनके स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? क्या होगा परिवर्तन? जरा बताइए आप लोग, क्या होगा परिवर्तन? सर कुछ कह नहीं सकते, क्या होगा यही कहोगे ना? आओ देखते हैं। यहाँ पे मैंने फार्मूला बताया कि स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R, यही होता है ना। अब R ये क्या है आपको देखने के लिए नहीं दिया गया था, अब जरा देख कर देख लीजिए। यहाँ पर एक बार 5 मीटर रखिए, एक बार 2 मीटर लिखिए, यानी कि एक बार आपका स्टार्टिंग स्थिति है U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/5 मीटर, 5 मीटर है, ठीक है। एक बार यही आपका है U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/2 मीटर। एक बार 5 मीटर है, एक बार 2 मीटर है। जरा बताइए जब मैंने इसकी बीच की दूरी घटा दिया, 5 मीटर से घटाकर 2 मीटर कर दिया, तो इसका U का मान बढ़ेगा या घटेगा? बताइए। पहले Q1 Q2 को 5 भागों में काट रहे थे, 5 भागों में काट रहे थे। आपका यह अंगुली है, इसको 5 भागों में मैं काटा, तो बताइए छोटा छोटा भाग होगा। इसी अंगुली को 2 भागों में काटूंगा तो बड़ा भाग होगा ना। तो ये आपका दूरी कम करने के साथ साथ में आपका वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर सेकंड स्थिति सही है, ठीक है। इस तरह से आप लोग कर सकते थे। क्यों हो रहा है ये भी आप बता सकते थे, ठीक है। ये समझने के लिए था, आप ये फार्मूला लिखकर इसे लिख डालिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर। अभी 6 ही क्वेश्चन हुआ है, आराम से चल रहे हैं हम। हो गया? नोट कर लिया आप सभी लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप ही से संबंधित है, मतलब इसी फार्मूले पर आधारित है। सभी लोग खाना वाना अगर खाना है तो खाना लेकर बैठ जाओ और खाते हुए पढ़ाई करो। बात समझ में आई? खाना खाते हुए पढ़ाई करो। जरूरी नहीं है कि क्लास बंद करके खाना खाने जाओ, ठीक है। खाना खाते हुए पढ़ाई करो। बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है। क्या कमेंट कर रहे हो आप लोग? ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, ये भी क्वेश्चन कि उसी फार्मूले पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन देखिए, लिखिए आप सभी लोग क्वेश्चन को। वायु में 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, वायु में 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 1 माइक्रोकुलाम के आवेश, 1 माइक्रोकुलाम के आवेश रखे हैं। क्या है? वायु में 1 मीटर दूरी पर स्थित 1 माइक्रोकुलाम के 2 आवेश रखे हैं। क्या रखे हैं? 1 माइक्रोकुलाम के 2 आवेश क्या रखे हैं? 2 धनात्मक आवेश रखे हैं। बिंदु आवेश की या बिंदु आवेश की निकाय की, यहाँ पर लिख सकते हो निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है आपका? वायु में
1 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 माइक्रो कूलाम के 2 आवेश रखे गए हैं। इसका आपको क्या ज्ञात करना है? स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा का मैंने एक ही फार्मूला बताया था आपको, U = 1/4πε0 Q1 U2 R स्क्वायर, सॉरी R/R स्क्वायर नहीं करना है, ठीक है। यह आपको मैंने फार्मूला बताया था किसके लिए? स्थितिज ऊर्जा के लिए। अब आपके पास यहाँ पर क्या दिया है ये देखना, R = 1 सेंटीमीटर ये दिया गया है। 2 आवेश जो कि आपको Q = 1 माइक्रो कूलाम दिया गया है। 2 आवेश 1 माइक्रो कूलाम दिया गया है। 2 चीज़ें दिया गया है, R = 1 सेंटीमीटर और Q = 1 माइक्रो कूलाम। 2 चीज़ें दी गई है, ये 2 चीज़ें दी गई है ना। अब जरा सोचिए, आप डायरेक्ट यहाँ पर एक एक रख के ऐसो निकाल दोगे, सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पर 1 सेंटीमीटर दिया है, इसको आपको मीटर में चेंज करना है। तो 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करना होता है तो 10⁻² का गुणा किया जाता है। मतलब 1 सेंटीमीटर इंटू 10⁻² = 10⁻² मीटर। ये आपका R के बराबर हो जाएगा, यानी इनके बीच की दूरी के बराबर हो जाएगा। अगर Q की बात करें तो Q क्या हो जाएगा? 1 माइक्रो कूलाम है, माइक्रो कूलाम 1 माइक्रो कूलाम है, 1 माइक्रो कूलाम है। तो इस 1 माइक्रो कूलाम का मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁶ में, तो ये कूलाम में चेंज हो जाएगा। ये आपका कूलाम में चेंज हो गया। क्या हो गया आपका? ये आपका कूलाम हो जाएगा, ठीक है। = 1 × 10⁻⁶ कूलाम। अब आप लोग रख सकते हो इस फार्मूले में। आइए रखते हैं। U = क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q1 Q2, यानी देखिए आपका एक Q का मान 1 × 10⁻⁶ है। यहाँ पे Q1 Q2 दोनों आवेश की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 × 10⁻⁶ इंटू 1 × 10⁻⁶ अपान इनके बीच की दूरी क्या है? ये है आपका। तो 1 × 10⁻² का ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसका वैल्यू आप लोग जानते हो, क्या जानते हो इसका वैल्यू? आप लोग जानते हो इसका क्या होता है? 1/4πε0 का 9 × 10⁹ इंटू 1 × 10⁻⁶ इंटू 1 × 10⁻⁶ अपान 1 × 10⁻², ठीक है। ये हो जाएगा। अब देखिए काटा पीटी खून खराबा करेंगे यहाँ पर। ये 6 ये 9 तो 3 बचेगा। ये देखिए ये 3 और ये ठीक कट जाएगा, कुल कट के यहाँ पर 0.9 आएगा। ये आपका जूल आंसर आ जाएगा। नोट करिए आप सभी लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन मैं एक भी नहीं छोड़ूंगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? भले ही मुझे 1-2 क्लास एक्स्ट्रा लेनी पड़ी, क्या पता चला जो क्वेश्चन छोड़ा वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए या लिखिए। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य लिखिए। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य लिखिए। देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W = होता है PE cos
थीटा 1 माइनस कास थीटा 2। मतलब एक, जैसे मान लीजिए ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? पिछले क्लास में मैं आपको बताया था, दो एक दूसरे के विपरीत आवेश, एक प्लस क्यू तो दूसरा माइनस क्यू, जिनके बीच की दूरी अल्पतम हो, इस तरह से रखा गया हो, तो इस पूरे निकाय को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इसे किसी वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो इसको घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है? W इज इक्वल टू पी कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2। ठीक है, कास थीटा 1 का मतलब, मान लीजिए आपको ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये आप पहले तो यहाँ पर देखिए कोई थीटा कोड रखा है ना, थीटा कोड पे मान लीजिए ये वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, स्टार्टिंग में ऐसे रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, स्टार्टिंग में इस प्रकार से रखा गया। इसको मैंने ऐसे घुमा दिया, तो पहले यहाँ पर कितना था? 180 अंश था, घुमाकर ऐसे कर दिया। मान लीजिए अब कितना कोण हो गया? 110 अंश, सॉरी 60 अंश घुमा दिया। तो यहाँ पर थीटा 1 आपका 180 हो जाएगा और थीटा 2 आपका 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, यही चक्कर है आपका। ठीक है, तो ये होता है आपका फार्मूला। तो यहाँ पर नोट में लिख लीजिएगा, कुछ पॉइंट है अपने नोट कक्षा, मतलब आप 10 रुपये का नोट निकालिए, उसी पर लिखिए। ऐसा मत करिएगा, 10 रुपये का नोट निकालिए, उसी पर लिखिए। सर आप क्या कर रहे हो? 10 रुपये का रफ लेकर आऊँगा, उस पर खूब लिखूँगा, आप नोट पे लिखवा रहे हो। कुछ लोग यही कहेंगे। देखिए, नोट में लिखिए कि मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव है, को थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू 90 किया जाता है। तो थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू 90 किया जाता है तो क्या होगा? देखिए, एक थीटा का मान 0 रखेंगे, एक थीटा का मान 90 रखेंगे, तो सूत्र में रखने पर क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू पी ई कास 0 माइनस कास 90। कास 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। कास 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P। मतलब 0 अंश से 90 अंश घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है? PE। क्या होता है? PE, जहाँ पर P आपका वैद्युत द्विध्रुव है, E क्या है? आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। E आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। मान लीजिए आपका मन किया एक चक्कर और घुमा दिए, मतलब अगर आप द्विध्रुव को थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू 180 घुमा दिया जाए, तो घुमा दिया जाए तो क्या होगा? 0 से 180 घुमा दिया जाए तब क्या होगा? इसी फार्मूला में रखेंगे, क्या होता है? पी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2, यही होता है। आपको 0 से 180 घुमाना है, एक बार थीटा 1 का मान 0 रखेंगे, एक बार 180 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू पी कास 0 माइनस कास 180, ये देखेंगे। अब 180 और कास 0 का मान 1 होता है और 180 का मान क्या होता है? -1 होता है। तो आपका W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी 1 -1 ये +1 हो जाएगा। W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2PE। ये आपका W इज इक्वल टू 2PE आपका आ जाएगा। कब? अगर कोण को 0 से बढ़ाकर 180 कर दिया गया तो आपका 2PE कार्य किया जाएगा। अगर 90 पर ही रहने देते हैं तो PE कार्य किया जाएगा। नोट करिए आप सभी लोग, इसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछा गया था यह कि वैद्युत क्षेत्र E और वैद्युत द्विध्रुव P में स्थित किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर 0 से 90 डिग्री तक घुमाया जाता है तो किया गया कार्य, 4 ऑप्शन दिया गया था आपका, PE/2, 2PE, PE और √2PE। तो आप आसानी से कर लोगे ना, चाहे जैसे आपसे घुमाए तो क्वेश्चन को कर ही लोगे ना आप लोग। चलिए, हो गया।
चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 9 ऊपर चलते हैं हम लोग। अब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, सभी लोग अपना खाना पीना लेकर खाते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा एक्सक्यूज मत लीजिए आप लोग, थोड़ा सा भी लापरवाही नहीं चलेगी। क्वेश्चन नंबर 10, 999। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? वैद्युत, छोड़िए एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि धारिता से आप लोग क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि धारिता से आप लोग क्या समझते हैं, और क्वेश्चन 100% वाला, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है। मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ, इस पर न्यूमेरिकल आता है और आप भी देखे होंगे, और पूरी की पूरी चैप्टर इसी पर आधारित है। सभी लोग ध्यानपूर्वक ध्यान देना आप लोग। धारिता किसे कहते हैं, एक बार सोचो आप लोग जरा। इससे पहले मैं कई बार बता चुका हूँ। देखिए, धारिता का मतलब क्या होता है, जो सोच रहे हो आप लोग। ध से धारिता, ध से, जैसे इस पानी को हमने अपने मुंह में क्या किया, धारण किया, उसी प्रकार से धारिता क्या होती है। धारिता का अर्थ ही यही होता है, धारण करना, आवेश को संग्रहित करना। आपको मैं एक बात बताऊं, आप लोग अर्थिंग लगाया जाता है आपकी पृथ्वी में। क्यों लगाया जाता है अर्थिंग? सर वैसे ही देखने के लिए, एक तार आती है, एक तार एक्स्ट्रा करने के लिए, 2 तार करने के लिए हम लोग अर्थिंग लगा देते हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए अर्थिंग इसलिए लगाया जाता है आपका, क्योंकि पृथ्वी की धारिता अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। कैपेसिटर आप लोग पंखे में लगाते होंगे। ठीक है, तो धारिता को इंग्लिश में कैपेसिटर ही कहते हैं, तो वही चीज़ होती है। धारिता क्या होता है, अगर इसका डिफिनेशन आपको एग्जाम में लिखना हुआ, तो किसी चालक की वैद्युत धारिता दिए गए आवेश तथा चालक के विभवांतर के अनुपात को कहते हैं। किसी चालक की वैद्युत धारिता, किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक की किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक के आवेश, चालक पर आवेश तथा विभवांतर के अनुपात को कहते हैं। देखिए क्या है, किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक के आवेश तथा चालक के विभवांतर के अनुपात को कहते हैं। किसी चालक की वैद्युत धारिता किसी चालक के आवेश तथा विभवांतर के अनुपात को कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी चालक की वैद्युत धारिता C, इसे C से निरूपित करते हैं। C इज इक्वल टू क्या होता है? चालक पर आवेश बटे चालक की वैद्युत विभवांतर, यही होता है। देखिए ये कैसे आता है, इसको मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है, किसी चालक में जितना आवेश दिया जाता है, उसका विभवांतर उतना बढ़ने लगता है। जैसे आपको आवेश इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल हो जाता है विभवांतर का। आवेश बढ़ेगा तो विभवांतर बढ़ेगी। ठीक है, तो इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाने के लिए यहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह लग जाता है, Q इज इक्वल टू सी भी हो जाता है। अब ये भी को इस साइड लाएंगे तो Q अपान V इज इक्वल टू सी हो जाता है। तो ये आपका धारिता के लिए सूत्र आ जाता है। क्या हो जाता है? धारिता के लिए फार्मूला आ जाता है। ठीक है, धारिता के लिए फार्मूला आ जाता है। किसी संधारित्र के आवेश तथा विभवांतर के अनुपात को उस संधारित्र की धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? उस संधारित्र की धारिता कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक फैराड होता है। ठीक है, इसका विमा, अरे यार विमा, इसका विमा क्या होता है? देखिए इसका विमा क्या होता है, इसका जो विमा होता है वह विमा होता है m इनवर्स L-2 T⁴
ए स्क्वायर एम इनवर्स एल माइनस टू टी पावर 4 ए स्क्वायर, ये इसका विमा होता है। ठीक है, यह इसका विमा होता है। ठीक है, क्या होता है? यह इसका विमा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि सर के ऊपर से जा रहा है? ज़रा बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। अरे यार बताओ आप लोग कमेंट बॉक्स में, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 10 लिखिए। किसी विलगित गोली चालक के लिए धारिता का सूत्र ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। किसी विलगित गोली चालक के धारिता के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। किसी चालक के गोली धारिता किसी विलगित गोलीय चालक के धारिता के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मैं आपको 2-3 कंसेप्ट बताऊंगा। देखिए, कोई इस तरह से गोला है जिसकी त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर है। तो इसकी धारिता के लिए आपको सूत्र बताना है, सूत्र ज्ञात करना है। किसको किसको आ रहा है इसका आंसर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो देखिए क्या होता है, आपको मालूम है धारिता C इक्वल होता है Q/V। अब किसी गोली चालक पर जिस पर आवेश Q है, इसकी धारिता ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करोगे? सबसे पहले ये नीचे देखिए विभवांतर है। विभवांतर V इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ये होता है ना। लेकिन यहाँ पर त्रिज्या तो कैपिटल आर है, तो विभवांतर V इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। अब मुझे मन कर रहा है मेरा इस V का मान यहाँ पे रख कर देखिए विभवांतर धारिता C इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। अब देखिए ये जो आपका Q है इस Q से कट जाएगा ना, कट जाएगा। ठीक है, अब C इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगा ना, ये ऊपर जाकर हो जाएगा। ये आपका फार्मूला हो गया किसी भी गोली चालक के धारिता जो है के लिए फार्मूला हो जाएगा। अब इस फार्मूले से देखने से यह लग रहा है किसी भी गोले की अगर धारिता बढ़ानी हो तो उसकी त्रिज्या बढ़ा दी जाए। अब इस फार्मूले से यह भी स्पष्ट है कि पृथ्वी की धारिता अनंत क्यों होती है? क्योंकि इसकी त्रिज्या बड़ी होती है। पृथ्वी की त्रिज्या बड़ी होती है, इसलिए पृथ्वी की धारिता अनंत होती है। कैसे? देखिए यहाँ पर अगर फार्मूले को हम लोग देखें तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा? C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R है। देखिए 4 भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है। तो C जो है पूरा का पूरा C का जो दामोदार है, C को बढ़ाने वाला यही R है। ये R क्या है? त्रिज्या है। इसका मतलब त्रिज्या के साथ में गोले की धारिता बढ़ती है। इसका क्या मतलब? त्रिज्या के साथ में गोले की धारिता बढ़ती है। जैसे जैसे त्रिज्या आप बढ़ा दिए वैसे वैसे गोले की धारिता बढ़ने लगेगी। तो आपसे अगर कोई बोर्ड एग्जाम में थोड़ा से कमरे में ले जाकर पूछे या एग्जामिनर पूछे या कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे कि किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी धारिता में क्या परिवर्तन होगा,
तो क्या बताओगे आप लोग? धारिता भी दुगनी हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे धारिता की गोले की त्रिज्या बढ़ाते हैं वैसे वैसे गोले की धारिता बढ़ती है। अगर मान लीजिए एग्जामिनर थोड़ा सा दिमाग लगाए, पूछे किसी गोले की व्यास में दोगुना कर दिया जाता है तो उस गोले की त्रिज्या में क्या परिवर्तन आएगा, सॉरी उस गोले की धारिता में क्या परिवर्तन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ दे तो आप क्या जवाब दोगे उसे? कहोगे सर धारिता भी दुगुना हो जाएगा? कहना मत यार, मेरा नाक कट जाएगा। सही बता रहे हैं, मत कहना प्लीज़, मजाक नहीं, सही करें, गलत हो जाएगा। आपको मालूम है किसी गोले की ये आपकी त्रिज्या होती है, ये पूरा आपका व्यास होता है। अगर व्यास दोगुना किया जाएगा मतलब त्रिज्या आधा होगी। देखिए व्यास को दोगुना की जाएगी तो त्रिज्या में क्या परिवर्तन हो जाएगा? त्रिज्या तो आधा हो जाएगी ना। पहले अगर मान लीजिए पहले व्यास था आपका 2D, अब दुगुना करके 4D हो गया, ठीक है। तो अब त्रिज्या क्या हो जाएगी? इसका आधा 2D हो जाएगी। तो आपका दुगुना करने पर, व्यास को दुगुना करने पर क्या होगा? त्रिज्या में क्या परिवर्तन होगा? और आंसर क्या आएगा आपका? धारिता में क्या परिवर्तन होगा? किसी भी गोले की व्यास को दोगुना कर दी जाती है तो उसकी धारिता में क्या परिवर्तन होगा? जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मुझे। क्या धारिता भी दुगुना हो जाएगी या फिर नहीं होगी? ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, नोट करिए इसे आप लोग। तो इस पर आधारित एक दो न्यूमेरिकल करा दें आपको। न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा नहीं, न्यूमेरिकल मैं दे दूंगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दे दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, न्यूमेरिकल है, जो कि पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, और मैं दे दूंगा, आपको करके आंसर बताना है मुझे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है आपका कि एक गोली चालक की धारिता 1 माइक्रोफैरेड है, तो गोली चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक गोली चालक की धारिता 1 माइक्रोफैरेड है, चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अरे यार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कुछ समझ में आ रहा है? रामायण कथा कि यहाँ पर इस फार्मूले से निकलेगा। यहाँ पर C का मान दे दिया गया है, इसका मान आप लोग जानते हो, और R का मान आपसे पूछा है। C का मान दे दिया गया है, इसका मान आप लोग जानते हो क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? 9 × 10⁹ होता है, ठीक है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या हो जाएगा? 1/9 × 10⁹ हो जाएगा, यही मान होगा ना। तो यही मान आपको दिया है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 1/9 × 10⁹ जो है, ये वैल्यू आपके पास है। आपके पास का मतलब आपको दिया है, ठीक है। त्रिज्या आपसे पूछा है, धारिता दे दिया है, तो आप आसानी से निकाल लोगे, इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। निकाल कर आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आप सभी लोग। मैं आपके कमेंट को देखूंगा, पढ़ूंगा और याद भी करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि न्यूमेरिकल है, 12, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए न्यूमेरिकल के साथ में मैं चल रहा हूँ। एक गोलाकार त्रिज्या, एक गोलाकार चालक है, चालक जिसकी त्रिज्या क्योंकि सर आप ये अभी एक ही चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन है यहाँ से इंपॉर्टेंट, तो क्यों हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएं? बताओ, जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो क्या छोड़ छोड़ कर पढ़ाने से फ़ायदा है? नहीं ना।
जो पढ़ो पूरा पढ़ो भाई साहब, मैं ये कहता हूँ 9 सेंटीमीटर है। क्या है? एक गोलाकार है जिसकी चालक की त्रिज्या क्या है, 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी धारिता की गणना कीजिए। इसकी धारिता तथा इस पर आवेश की गणना कीजिए। इसकी धारिता तथा इस पर आवेश की गणना कीजिए। इस पर धारिता तथा इस पर आवेश की गणना कीजिए। अगर इस पर धारिता तथा इस पर आवेश की गणना कीजिए, ठीक है, जिससे इनके विभव 1000 वोल्ट हो जाए। जिससे इनके विभव क्या हो जाए, 1000 वोल्ट हो जाए। ठीक है, जिससे इनके विभव क्या हो जाए, 1000 वोल्ट हो जाए। ये क्वेश्चन आपको करनी है। ठीक है, कैसे करोगे यह क्वेश्चन, समझ में आ रहा है कुछ? देखिए, इसकी गोले की जो है त्रिज्या दिया है, मतलब r इज इक्वल टू दिया है 9.0 सेंटीमीटर। ठीक है, इस सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज करते हैं, लगे हाथ। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए इसमें 10⁻⁻² की गुणा करेंगे, ये मीटर हो जाएगा। r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये मीटर हो गया। इसकी धारिता और इस पर आवेश की गणना करना है। इस पर धारिता और इस पर आवेश की गणना करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी धारिता निकालते हैं। c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4πε0r, ये हो जाएगी। अब इस पर धारिता कैसे ज्ञात करेंगे, c इक्वल टू 4πε0 और r का वैल्यू क्या है, 9 × 10⁻²। आपको मालूम है कि c इक्वल टू इसकी यानी 4πε0 का वैल्यू होता है 1/9 × 10⁹। तो ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 1/9 × 10⁹, 9 × 10⁻², ये रखेंगे। ये देखिए, इससे इससे कट जाएगा आपका ये 10⁻² और 10 ये कटेगा, तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई साहब, c का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10⁻11 फैरेड। सर ये तो c का वैल्यू आ गया। अब धारिता कैसे ज्ञात करें, देखिए आपके पास दो चीज़ें दिया है। क्या क्या दिया है, यहाँ पर 1000 वोल्ट, v इक्वल टू 1000 वोल्ट दिया है, और आपने अपने से c इक्वल टू ज्ञात कर लिए। क्या c इक्वल टू क्या ज्ञात किया आप लोग, 10⁻11 फैरेड ज्ञात कर लिए ना आप लोग। अब यहाँ से q इक्वल टू ज्ञात कर सकते हो। q इक्वल टू क्या होता है, c भी होता है, यही होता है ना। q इक्वल टू क्या होता है, c भी होता है। तो यहाँ से q का वैल्यू इजीली आप प्राप्त कर सकते हो। q इक्वल टू 10⁻+3 × 10⁻11, ये कैलकुलेशन करके 10⁻8 फैरेड, ये आसानी से प्राप्त कर सकते हो। इजीली आपको प्राप्त हो सकता है। प्राप्त हो गया, मिल गया आपको, समझ में आ गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे तो कर लोगे आप लोग। मेरा उद्देश्य है कि एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट कराते हुए चलें। सिलेबस को कोई चीज़ें छोड़ छोड़ कर पढ़ाने से क्या फ़ायदा बताइए। छोड़ छोड़ के पढ़ने से क्या फ़ायदा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 13, आवेशित चालक के लिए स्थिति ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात
कीजिए। आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ। क्या होता है व्यंजक, क्या होता है, U = हाफ QV, ये होता है। आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, U = हाफ QV, ये आवेशी चालक के लिए स्थितिज ऊर्जा होती है। सर ये कैसे आया, मुझे एक बार थोड़ा बता दो। देखिए सीधी सी बात है, किसी भी आवेश को अगर हम स्थित करते हैं तो उस पर एक ऊर्जा स्थितिज हो जाती है, एक ऊर्जा संचित हो जाती है, जिसे हम आवेशी चालक के लिए स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, आवेशी चालक के लिए स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उस स्थितिज ऊर्जा को हम लोग हाफ QV से निरूपित करते हैं। इसको हम रब करते हैं, तो इसको मैं बता रहा हूँ कैसे इसको मान ज्ञात करोगे। देखिए आप सभी लोग ध्यानपूर्वक पढ़ाई कीजिए भाई। ठीक है, देखिए आवेशी चालक के स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, हाफ QV। अब देखिए आप लोग जानते हो क्या होता है, C = Q/V होता है। तो यहाँ से Q = क्या हो जाएगा, CV। ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो U = एक नया फार्मूला निकल कर आएगा, 1/2 CV × V, मतलब 1/2 CV²। ये आपका U = एक नया फार्मूला निकल के आएगा। इसे भी याद कर लीजिए, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक है, ये भी बोर्ड एग्जाम में क्या करता है, पूछता है। ठीक है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में इस फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, अगर मैं इसी जगह से क्या करें, V = Q/C कर दें, तब यहाँ पे रखें इस समीकरण में, यहाँ पर V के स्थान पर Q/C लिखते हैं, तब क्या हो जाएगा, U = हाफ Q²/C। एक नया फार्मूला आप सभी के लिए, U = हाफ Q²/C, U = हाफ Q²/C। ठीक है, ये दोनों फार्मूला आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो U होता है ये आपकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है, जो कि जूल में प्राप्त होती है, जो कि जूल में प्राप्त होती है। इस पर आधारित न्यूमेरिकल करें या फिर आगे बढ़ें। एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल, ठीक है, जो कि 2-3 क्वेश्चन के लिमिट से आपके दिमाग में बनेगा, मैं कराने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल, ठीक है, जो कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर ही आधारित है। क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका, इस तरह से एक सर्किट डायग्राम दिया है। ये DPP में भी दिया था मैंने क्वेश्चन शायद। कौन कौन है DPP किया है मेरा पूरा का पूरा, जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, मैं उसका नाम जानना चाहता हूँ। जो एक ही DPP को सॉल्व किया है, जैसे अवनीश नाम का एक स्टूडेंट है, उसका राइटिंग तो बहुत गड़बड़ है, लेकिन उसने पूरे DPP को सॉल्व किया है। मुझे ताजुब हो यह होता है कि DPP के देने के 1 घंटे के अंदर वह DPP को सॉल्व करके दे देता है टेलीग्राम पर। राइटिंग उसका थोड़ा 19-20 है, नहीं भेजता हूँ मैं, आज तक उसको ग्रुप में नहीं डाला हूँ। क्यों नहीं डाला, क्योंकि उसका राइटिंग ही अच्छा नहीं है। ठीक है, मैंने उससे कहा कि तुम राइटिंग सही कर लो, मैं डेली आपका ग्रुप में डालूंगा। और फिर ठीक है, ये आपका फिगर है। ठीक है, इसमें आपको ज्ञात क्या करना है, ये आपके लिए यहाँ पे I = 2 एम्पियर। देखिए यहाँ पर एक धारिता लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है 2 माइक्रोफेरेड का। ये 3 आपके क्या है, प्रतिरोध है। तो इस पूरे सर्किट डायग्राम के लिए आपको ज्ञात करना है, संचित ऊर्जा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा ज्ञात करना है। यह आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे और किसे कैसे लगाओगे, इजी है। आपको संचित ऊर्जा ज्ञात करने के लिए आपको मैंने फार्मूला बताया था, क्या होता है संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा = हाफ CV²। अब आपको C ज़रूरत है और V का ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपको V ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे V,
कुछ दिमाग में पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है, इसीलिए मैं क्वेश्चन कराया। आप हमेशा सोचना कि इस तरह से भी निकाला जा सकता है। देखिए आपको मालूम है V इक्वल टू आई आर। सर ये कहाँ है? ये आपको मालूम होना चाहिए और आप ये पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो फिजिक्स छोड़ दो पढ़ने के लिए। V इक्वल टू आई आर, ठीक है, इसी फार्मूले का यूज करेंगे। देखिए आई यहाँ पर 2 एम्पियर दिया है और आर ये 3 प्रतिरोध है, इसको हमने श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तीनों के तीनों प्रतिरोध हैं। तो आर यहाँ से तुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। तुल्य क्या निकल जाएगा? तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा 2 + 3 + 5 इज इक्वल टू 5 5 10 10 आपका ओम। ये 10 ओम क्या है आपका? तुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा आर का वैल्यू। और ये 2 दिया है आपका एम्पियर धारा। तो आप सभी के लिए V का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 × 10 इज इक्वल टू 20 वोल्ट। 20 वोल्ट, ये तो आपका V का वैल्यू हो जाएगा। किसका वैल्यू हो जाएगा? V का वैल्यू हो जाएगा 20 वोल्ट। लेकिन आपको भी C का वैल्यू चाहिए। देखिए क्वेश्चन को देखिए जरा, C का वैल्यू दिया है ना, ये 2 माइक्रोफैरेड। फैरेड मात्र किसका होता है? धारिता का होता है। तो यहाँ पे 2 माइक्रोफैरेड आपका धारिता का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो आपको C इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 माइक्रोफैरेड। अब इसे चेंज करना है आपको फैरेड में, 2 × 10⁻⁻⁶ फैरेड। ये आपका C का क्या हो जाएगा? वैल्यू हो जाएगा। किसका? C की धारिता की। तो इस फार्मूले में रखेंगे हाफ C का वैल्यू CV², इसी फार्मूले में रख देंगे दोनों का मान, C का मान रखेंगे और V का मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा, संचित ऊर्जा आ जाएगी। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था आप सभी के लिए यार। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप सभी लोग लिखना यार। क्लास लंबी हो रही है, हाँ चलने दो, अभी चलने दो, कम से कम 20 क्वेश्चन तो करेंगे। अभी एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। मैं छोड़ना नहीं चाहता भाई, सीधी सीधी बता रहा हूँ। एक दिन एक्स्ट्रा पढ़ लो, एक क्लास एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। इससे क्या होता है? छोड़ने से क्या होता है? सच्चाई बता रहा हूँ आपको, मेरा मन नहीं मानता है। अगर आप लोग 10 चैप्टर पढ़ सकते हो, 10 क्वेश्चन पढ़ सकते हो, तो 2 4 5 क्वेश्चन और पढ़ लो ताकि पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। भागने से क्या आपका परसेंटेज आ जाएगा? नहीं आएगा। एक बार माँ सरस्वती को सभी लोग याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बस सीधी सी बात है कि संधारित्र की समांतर प्लेट संधारित्र से आप क्या समझते हैं, और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक लिखिए। समांतर प्लेट संधारित्र से आप क्या समझते हैं? धारिता के लिए व्यंजक, धारिता के लिए व्यंजक लिखिए। धारिता के लिए व्यंजक लिखिए। इस क्वेश्चन को रब कर दें। आ गया ना ये क्वेश्चन? देखिए समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। देखिए दो संधारित्र को, 2-3 क्वेश्चन और है, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अभी इसके न्यूमेरिकल्स भी बाकी हैं, न्यूमेरिकल कभी और करा देंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स ही कराने में टाइम लगा। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। देखिए दो संधारित्र इस प्रकार से रख दिया जाता है, ठीक है, तो इसे कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। क्या कहते हैं इसे? समांतर प्लेट संधारित्र। क्या कहते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। थोड़ा सा मुझे स्याही भर लेने दीजिए, ठीक है।
इसे क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र, इसके बीच अगर परावैद्युतांक नहीं रखा जाए, क्या नहीं रखा जाए, परावैद्युतांक नहीं रखा जाए, क्या परावैद्युतांक नहीं रखा जाए, तब इनके बीच की जो धारिता होती है, ये धारिता क्या होती है जानते हैं आप लोग, इनके बीच की धारिता होती है, धारिता C इज इक्वल टू होता है, C इज इक्वल टू होता है K अपसालन नॉट A अपान D। ये कंडीशन कब होता है, जब इनके बीच में K परावैद्युतांक रखा हो, K परावैद्युतांक रखा हो। जब इनके बीच K परावैद्युतांक रखा हो तब इसकी धारिता C इज इक्वल टू K अपसालन नॉट A अपान D होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए इन दोनों प्लेटों के मध्य आपका इस तरह से एक T मोटाई का परावैद्युतांक रखा हो, तब इसकी धारिता C इज इक्वल टू क्या होती है, तब इसकी धारिता C इज इक्वल टू क्या होती है, तब इसकी धारिता C इज इक्वल टू होती है अपसालन नॉट A अपान D माइनस टी प्लस T अपान K। ये दोनों के दोनों फार्मूला आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप लोग जिस पेज पर लिख रहे हो उस पेज पर ये फार्मूला तो लिख लो, लेकिन आपके लिए होमवर्क है। चाहे मेरा लेक्चर देखो चाहे किसी का लेक्चर देखो, मैं इस फार्मूले को कराया था डेरिवेशन, आपको नीचे डेरिवेशन लिखना है। लिख लोगे तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आपका झंझट दिमाग से हट जाएगी, और ऐसे ही चैप्टर को कंप्लीट करते हुए चलेंगे हम लोग। ठीक है, लिख लोगे तो बहुत फायदा होगा। लिख लेना आप सभी लोग फार्मूला, इनका डेरिवेशन लिख लेना। डेरिवेशन लिखने का मतलब तैयार करके लिखना है यार, नहीं लिखने से क्या मतलब, इसे लिख लेना आप लोग दोनों के दोनों। ठीक है, ये दोनों आपके समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक हो गए। ठीक है, अब समांतर प्लेट संधारित्र, जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है इसे किसे कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, देखिए अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये समांतर प्लेट संधारित्र की पूरा सिस्टम हो गया। ठीक है, अब समांतर प्लेट संधारित्र क्वेश्चन ये पूछता है, क्वेश्चन नंबर 16 के रूप में लिख लीजिए कि संधारित्र की धारिता कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है, संधारित्र की धारिता कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। तो मैं यहाँ से ही आप समझ सकते हो, देखो संधारित्र की धारिता, ऊपर क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल बढ़ाने के साथ साथ बढ़ता है, नीचे ये D है, D क्या है, इनके बीच की दूरी है ये D। ठीक है, यहाँ पर T क्या है, यहाँ पर देखिए D क्या है, इनके बीच की दूरी ये D है आपका, और T क्या है, ये मोटाई T है आपका। ठीक है, ये मोटाई T है और इनके बीच की दूरी D है। तो संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वह धारिता इनके बीच की दूरी को अगर हम बढ़ाएं तो घटती है। बीच की दूरी बढ़ाने पर, की दूरी बढ़ाने पर क्या होती है, घटती है। क्या होती है, घटती है। ठीक है, अगर इनके बीच की दूरी ये बढ़ाएं तो घटेगी, मतलब ये दूरी दुगुना कर दें तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता घट जाएगी, अगर तिगुना कर दें तो घट जाएगी, अगर आधा करें तो बढ़ जाएगी। मतलब बीच की दूरी अगर घटाएं तो बढ़ेगी, बढ़ाएं तो घटेगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 हो गया, इस फार्मूले से समझ में आ रहा है क्योंकि ये नीचे स्थित है। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र के सामने क्या है, क्षेत्रफल A है, तो क्या होता है समांतर, तो क्या होता है यहाँ पर धारिता क्षेत्रफल बढ़ाने के साथ बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल देखिए धारिता जो है क्षेत्रफल बढ़ाने के साथ साथ समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो है बढ़ता है, क्योंकि देखिए ऊपर क्षेत्रफल है, अगर इसका दोगुना कर दें तो ऊपर ही आपका यहाँ पे धारिता है दुगुना हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना, जो नीचे होता है उसके यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। मुझे मालूम है कि आप लोग 12th में पढ़ रहे हो, अभी 6 महीना साल भर पढ़ चुके हो, इतना तो समझ जाते होगे कि ये देखिए D नीचे है तो धारिता जैसे जैसे D को बढ़ाएंगे वैसे वैसे धारिता घटेगी।
क्योंकि ए ऊपर है, जैसे जैसे ए को बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ेगी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट हैं, ये क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब है। ठीक है, इसे लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, एक चीज और है इसमें, देखिए ये परावैद्युतांक रखा गया है कि, तो यहां पर के रखा गया, मतलब परावैद्युतांक बढ़ाने पर भी धारिता बढ़ती है। ठीक है, परावैद्युतांक बढ़ाने पर भी धारिता बढ़ती है। अपसालन नाट का मान तो नियत होता है, कितना होता है, 8 पॉइंट, मैं नहीं बताऊंगा। अपसालन नाट का मान सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, तो छोटी छोटी चीज़ें आप लोग नहीं पढ़ते हो। हाँ, तो ये अपसालन नाट है। अपसालन नाट तो हमेशा मान निश्चित होगा, अगर क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ेगी। अगर यहाँ पर के है, परावैद्युतांक को बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ेगी, लेकिन ये दूरी बढ़ाएंगे, इनके बीच की दूरी बढ़ाकर, एक बित्ता है ना, एक बित्ता से ज़्यादा कर दिए तो धारिता घटेगी। क्या होगी, घटेगी वो। ठीक है, तो क्या होगी, धारिता घटेगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। ऊर्जा घनत्व से आप लोग क्या समझते हैं, क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 17, आवेशित संधारित्र की ऊर्जा घनत्व से आप क्या समझते हो। समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा घनत्व से आप क्या समझते हो। एक बात सुन लो, जब से मैं क्लास स्टार्ट किया हूँ तब से लगातार मैं पढ़ा रहा हूँ। आप भले इधर उधर काम किए हो, लेकिन मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ। जरा सोचना दिमाग से, लगातार करीब 2 घंटे पास में होने वाली क्लास को अपने दिमाग से सोचना, लगातार क्लास चल रही, 2 घंटे हुआ, एक भी चैप्टर नहीं कंप्लीट हुआ है अभी। ठीक से, अभी इसके काफ़ी न्यूमेरिकल बचे हैं। सोचो आप लोग टाइम कितना स्पेंड करते हो। अगर एक एक सेकंड का यूज करो ना, तब पर भी आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, फिर भी आप लोग इधर उधर टाइम वेस्ट करते हो। क्लास होने के बाद ईमानदारी से सभी लोग, जितना मैं क्वेश्चन कराया हूँ उसको एक बार रिवाइज करना। हो सकता है मैं कल फिर से मैराथन क्लास लूँगा, हो सकता है अगर सही में शरीर में जान रहा तो मैं लूँगा, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा कम मिलता है मुझे। ठीक है, मैं कल से हो सकता है फिर से मैराथन क्लास लूँगा। तो आज के आज ही तैयार कर लेना। अब पूरा का पूरा जितना लिखे हो, मैं जितना क्वेश्चन कराऊँ, पूरा PDF मुझे चाहिए टेलीग्राम पर, तो थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं चलेगी। जिसका भी अच्छा रहेगा मैं चैनल में डाल दूंगा उसका, लेकिन सभी लोग लिख कर भेजना। डालूंगा एक ही लोगों का, लेकिन भेजना सभी लोग, या 1 लोग या 2 लोगों का डालूंगा। ठीक है, देखिए समांतर प्लेट संधारित्र क्या होती है, इसके ऊर्जा घनत्व को लिखिए। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व U इक्वल टू होता है हाफ अपसालन नॉट ई स्क्वायर। हाफ अपसालन नॉट ई स्क्वायर, U इक्वल टू क्या होता है, हाफ अपसालन नॉट ई स्क्वायर। ये समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा घनत्व के लिए सूत्र है, इसे लिखिए। और इसका डेरिवेशन नीचे जगह छोड़ देना, आप लोग स्वयं से करना, मैं इससे पहले कराया भी हूँ, कर लेना, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपका, कि किसी माध्यम की परावैद्युतांक से आप क्या समझते हैं। माध्यम की परावैद्युतांक से आप क्या समझते हैं। माध्यम की परावैद्युतांक से आप क्या समझते हैं। देखिए किसी भी माध्यम की परावैद्युतांक, उस माध्यम की वैद्युतशीलता अपसालन और निर्वात के वैद्युतशीलता के अनुपात को कहा जाता है, या फिर किसी माध्यम का परावैद्युतांक से युक्त संधारित्र तथा उसके निर्वात में स्थित संधारित्र के अनुपात को कहा जाता है। देखिए K इज इक्वल टू क्या होता है, C/C0। ठीक है, ये होता है।
मतलब किसी भी, ये के आपका क्या है, परावैद्युतांक है सर, ये परावैद्युतांक है। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा, इसका डिफिनीशन मैं बता रहा हूँ, लिखो। किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक माध्यम में उपस्थित संधारित्र की धारिता माध्यम में तथा निर्वात में स्थित संधारित्र की धारिता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहा जाता है। चलो लिखो एक साथ, एक बार मेरे साथ। किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम में स्थित धारिता C तथा उस माध्यम निर्वात में स्थित धारिता के अनुपात को परावैद्युतांक के कहा जाता है, या वैद्युतशीलता भी कह सकते हो। निर्वात में स्थित वैद्युतशीलता और माध्यम की वैद्युतशीलता के अनुपात को कहा जाता है। अच्छा, एक चीज़ देखना यहाँ से, जो आपकी ये धारिता C क्या होता है, ये के एप्सिलॉन नॉट होता है, मतलब के सी नॉट होता है। मतलब जितना धारिता बढ़ेगी उतना ही आपका जितना परावैद्युतांक बढ़ाओगे उतना ही इसकी धारिता बढ़ेगी, जितना परावैद्युतांक घटाओगे उतना ही इसकी धारिता घटेगी, क्योंकि के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 सभी लोग लिखें। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि एक बैटरी है, ठीक है, एक आवेशित संधारित्र बैटरी से जुड़ा है। एक आवेशित संधारित्र बैटरी से जुड़ा है। किससे जुड़ा है भाई साहब, बैटरी से जुड़ा है। एक आवेशित संधारित्र बैटरी से जुड़ा है। यदि इनके बीच परावैद्युतांक की एक पट्टी रख दिया जाए तो निम्न में से क्या अपरिवर्तित होता है। यदि इनके बीच परावैद्युतांक की एक पट्टी रख दिया जाए तो यदि इनके बीच परावैद्युतांक की एक पट्टी रख दिया जाए तो निम्न में से क्या अपरिवर्तित रहता है। निम्न में से क्या अपरिवर्तित रहता है, यही क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन कौन कौन से हैं देखिए। पहला ऑप्शन है ए विभवांतर, बी है आपका आवेश, सी है आपका धारिता और डी है क्या आपका ऊर्जा। क्वेश्चन समझ में आई आपको। एक संधारित्र जो कि बैटरी से जुड़ा ही है, अगर उनके बीच एक परावैद्युतांक की पट्टी रख दिया जाता है तो निम्न में से क्या परिवर्तित हो जाएगा, क्या परिवर्तित नहीं होगा। मतलब कौन कौन से हैं जो परिवर्तित हो जाएंगे और क्या नहीं परिवर्तित होता है। साथ में ये भी आप बताना परिवर्तन होता है तो क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या नहीं परिवर्तित होगा। इसमें विभवांतर नहीं परिवर्तित होगा। विभवांतर जो रहेगा, जो था वही रहेगा, लेकिन ये तीनों के तीनों परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए बात का जो आवेश होता है वह के गुना हो जाता है स्टार्टिंग के आवेश का। जो बात का धारिता होता है वह के गुना हो जाता है स्टार्टिंग के धारिता का। जो बात की ऊर्जा होती है वह के गुना हो जाती है स्टार्टिंग के ऊर्जा का, स्टार्टिंग के ऊर्जा का। ठीक है, ये परिवर्तन आता है, ये परिवर्तन आता है। ठीक है, लिख लेना। कभी कभी न्यूमेरिकल भी इसी पे पूछ लिया करता है। अब क्या करा जाए, क्लास को बंद किया जाए, एक भी चैप्टर तो ठीक से कंप्लीट नहीं हुआ। मेरा तो मन कर रहा है क्लास को अभी ले चलाने की। चलेगी क्लास, ठीक है, अभी चलेगी। देखिए एक क्वेश्चन है जो कि आपको कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 20वां क्वेश्चन हो गया, यानी 20 क्वेश्चन हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 20
क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभवांतर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करें। वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभवांतर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करें। दो स्थिति होती है। मान लीजिए कोई वैद्युत द्विध्रुव ये है, आपको मैंने बताया था -q + q। इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विभवांतर, ये ऊपर अगर कोई पॉइंट P है, यहाँ पे विभवांतर आपको ज्ञात करना है, तो इसे कहेंगे अच्छी स्थिति में विभवांतर। क्या कहेंगे? निरक्षीय स्थिति में विभवांतर, निरक्षीय स्थिति में विभवांतर कहेंगे। इसी के विपरीत मान लीजिए कोई ये वैद्युत द्विध्रुव है -q + q, ठीक है। इससे यहाँ पर कोई पॉइंट P स्थित है, तो इस पॉइंट P पर विभवांतर क्या कहा जाएगा? अच्छी स्थिति में विभवांतर, अच्छी स्थिति में विभवांतर, ठीक है। अब बात यह आती है कि इसका डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में पूछता भी है। खाली जगह छोड़ लेना, ठीक है। डेरिवेशन करके ही मुझे PDF भेजना टेलीग्राम पर आप सभी लोग। मैं दोनों का वैल्यू भी नहीं बता रहा हूँ, इसमें से एक का वैल्यू 0 होता है, एक का वैल्यू 0 नहीं होता है। एक का वैल्यू क्या होता है? b = 1/4 पाई P/r³ नहीं r² होता है। तो ये दोनों का दोनों आप लिख कर मुझे भेजना टेलीग्राम पर, ठीक है। कहाँ भेजना? टेलीग्राम पर लिख कर भेज देना आप सभी लोग, ठीक है। अब एक चीज और समझ लीजिए, इन प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। क्वेश्चन नंबर 21 30 क्वेश्चन कर दें क्या? चलिए 30 क्वेश्चन कर देते हैं। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम व समांतर क्रम संयोजन, सॉरी इसका देखिए, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। संधारित्र का श्रेणी क्रम व समांतर क्रम संयोजन समझाइए। देखिए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, देखिए इस तरह से संधारित्र के एक सिरे को संधारित्र के दूसरे सिरे से इस तरह से ज्वाइन कर दें, तो इस तरह का जो समायोजन होता है इसे कहते हैं C1 C2 C3 C4। इस प्रकार के समायोजन को कहते हैं श्रेणी क्रम, ठीक है। क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम। इसकी धारिता क्या होती है? 1/c होता है 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 + 1/c4। ये आप लोग आसानी से कर लोगे। इसी के विपरीत अगर इस तरह से आप अगर करें, ठीक है, इस तरह से करें C1 C2 C3, इस प्रकार से करें, तब इसकी धारिता क्या हो जाती है? C = C1 + C2 + C3, ये धारिता हो जाती है, ठीक है। ये धारिता, ये जो क्रम होता है इसे कहते हैं समांतर क्रम। इसे क्या कहते हैं? समांतर क्रम कहते हैं। इसे कहते हैं समांतर क्रम। मैं सोच रहा हूँ होली के दिन आप लोगों का 6 घंटे का मैराथन रखूँ, सुबह 6 बजे से 12 बजे तक, फिर शाम को 6 बजे से 12 बजे तक, मतलब 12 घंटे आपको पढ़ाऊँ। कैसा है? आप लोग मेरा साथ दोगे या फिर होली खेलने निकल जाओगे भाई? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, उसके बाद मैं सोचूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22।
इसके अलावा बहुत क्वेश्चन था यार, एक क्वेश्चन और था, बता दूं अभी आपको। देखिए एक क्वेश्चन क्या है कि एक गोला है, मैं क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, नहीं टाइम वेस्ट होगा, सीधे सीधे समझ लो। अगर क्वेश्चन आपसे कभी बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से पूछे कि एक गोला है, ठीक है, इस गोले की त्रिज्या मान लीजिए आर बता दिया, ठीक है, इस गोले पे कह दिया आपसे कि इस गोले की त्रिज्या मान लीजिए आपसे बता दिया कि 5 मीटर है या सेंटीमीटर कुछ भी, इस गोले पर विभव मान लीजिए गोले के बाहरी पृष्ठ पर विभव 10 वोल्ट ऐसा कुछ बता दिया आपसे, केंद्र पर विभव पूछने लगे तो आप समझ लेना यही विभव होगा, 10 वोल्ट के बराबर ही, परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ लेना आप लोग। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है कभी कभी ना, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पूछता है बाबू। ठीक है, ठीक है। अब लिखिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप लोग क्या समझते हैं? क्या हुआ, ज़्यादा हो गया? नेक्स्ट चैप्टर का शुरू कर रहे हैं, बताओ। वैसे ये चैप्टर आपका संधारित्र वाला लंबा चैप्टर था, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है इसलिए टाइम लगा, अन्य चैप्टर में कम टाइम लगेगा। ठीक है, क्या किया जाए, बंद कर दिया जाए? एक बार बंद करने से पहले माँ सरस्वती का आप सभी लोग वंदना करें और स्मरण करें कि जो आज हम पढ़े हैं वो पूरा का पूरा याद रहेगा। माँ सरस्वती ज्ञानदायिनी है, विद्यादायिनी है, और यही माँ आपको याद कराएंगी। ठीक है, एक बार करें, उसके बाद क्लास को बंद करना और नीचे भी लिखना जय माँ सरस्वती, यानी शुरुआत भी इन्हीं के नाम से हुआ था, बंद भी इन्हीं के नाम से हो रहा है। ठीक है, मैं बहुत मानता हूँ। ठीक है, जो कुछ भी मुझे आता है इन्हीं माँ के बदौलत आता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सभी के साथ एक नए मैराथन में। इस मैराथन में तो अगर मैं चाहता तो 4-6 चैप्टर का 10-12 क्वेश्चन करा के कंप्लीट कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मेरा रास्ता था अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने का। सभी क्वेश्चन क्या इम्पॉर्टेंट नहीं थे, थे इम्पॉर्टेंट। अगर मान लीजिए हम दूर दूर करके क्वेश्चन करा दिए होते तो इसमें आप ही का घाटा होता, मेरा कोई नहीं। ठीक है, मेरा लक्ष्य है कि एक एक चैप्टर के, एक चैप्टर नहीं, ये चैप्टर तो लंबा था ना, पीछे पहले मैराथन में 2-2 चैप्टर का, 2 चैप्टर का एक ही साथ कर दिया था। इस चैप्टर इसके बाद वाला चैप्टर भी समझ लीजिए तेज़ी से हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। एक चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, इसी तरह से आपका मैराथन क्लास लेके सभी क्वेश्चन कंप्लीट कराते हुए चलूँगा। डेरिवेशन नहीं कराऊंगा इसमें, डेरिवेशन छोटे छोटे जो डेरिवेशन होंगे उसकी कराएंगे, बड़ी डेरिवेशन नहीं कराऊंगा। ठीक है, टाइम बचेगा। तो जय माँ सरस्वती। एक बार सभी लोग PDF भेज देना आप सभी लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।